नमस्कार दोस्तों। भाई कैसे हैं आप सभी लोग। हाँ, उम्मीद है अभी तक तो आप लोगों ने मध्य प्रदेश और करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। भाई मैं पहले ही आपको बताया हूं कि जो बच्चे लॉकडाउन की वजह से या किसी और अन्य कारणों की वजह से, भाई क्योंकि अधिकांश बच्चे भाई ग्रामीण क्षेत्र से आगे पढ़ाई करते हैं या बहुत ही ऐसे क्षेत्रों में भाई निवास करते हैं, वहां पे इंटरनेट जैसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो उन लोगों के लिए भाई अभी तो जेल पहले के एग्जाम स्थगित हुए हैं, ये अच्छी बात भी है क्योंकि उन लोगों को यहाँ पे समय मिला है हमारे पास, ताकि जो सब्जेक्ट हम कवर नहीं कर पाए थे, हमको नहीं पता था भाई किसी कारण से कि इस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो चीजें हमको कंप्लीट करने का एक अवसर मिला है। यानी मध्य प्रदेश करंट अफेयर जैसे, क्योंकि हमने जो सेट लगाया अभी पिछले, उनमें देखा होगा आपने कि मध्य प्रदेश और करंट अफेयर से ही प्रश्न निकल के आ रहे हैं। यानी 20 अगर जीएस के क्वेश्चन है तो उसमें से 12 से 15 क्वेश्चन तो अकेले मध्य प्रदेश और करंट अफेयर ही कवर कर रहा है। तो फिर बाकी सब्जेक्ट में भाई घुसकर उनको समय देके भाई अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। एक दो क्वेश्चन के पीछे भाई पूरा इकोनॉमी पढ़ोगे आप, पूरी जियोग्राफी पढ़ोगे, पूरा इतिहास पढ़ोगे आप, तो इतना टाइम नहीं है अभी के समय में हमारे पास। ठीक है, तो भाई जितना हो सके आप मध्य प्रदेश और करंट अफेयर की तैयारी करें अच्छे से, और हो सके तो लगभग पूरा कंप्लीट करें, व्यवस्थित तरीके से करें, ताकि इन दो सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन आने हैं हमारे सामने वो क्वेश्चन हमसे ना छूटे। ठीक है, क्योंकि आप पूरे पेपर उठा के देखोगे जो प्रीवियस ईयर का आपका है, मैंने आपको बताया 2018 वाला, अभी हालांकि अपन ने 3 से 4 करा है सॉल्व, लेकिन आगे जितने भी करेंगे आप खुद देखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मध्य प्रदेश और करंट अफेयर से ही मिलेंगे आपको। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे बोला भाई कि आप सबसे पहले अगर जीएस में किसी चीज को कवर करोगे तो वो आपका मध्य प्रदेश और करंट अफेयर है। अच्छा, करंट अफेयर आप मध्य प्रदेश का भी करोगे, ठीक है, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर तो करना ही है, साथ में जो ऑल ओवर आपका वर्ल्ड है या इंडिया वगैरह है, हमारा जो भारत है, इसका भी करंट अफेयर आपको कंप्लीट करना है। आप स्पोर्ट्स से संबंधित कर लो, योजनाएं वगैरह पढ़ लो, जो लेटेस्ट योजनाएं वगैरह लागू होती हैं वो भी आप कवर अप करो, क्योंकि योजनाएं से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना। चले भाई, ज्यादा बातचीत ना करके आगे बढ़ेंगे। आज का आपका जो 1 अक्टूबर जो 2018 का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है, 2 बजे वाला, उसको सॉल्व करना है हमको यहाँ पे। चलिए ध्यान देना भाई, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, ये सेकेंड शिफ्ट का है आपका 1 अक्टूबर का। पढ़ के मैं आपको सुनाता हूं प्रश्न। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जो आपका एआई है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन CARO, ये जो आपका नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन है, कहां स्थापित किया जाएगा? ये क्वेश्चन है आपके 2018 का। यानी अगर बोला जाए तो विमान क्षेत्र का जो पहला अनुसंधान केंद्र है वो कहां स्थापित किया जाएगा, तो वो मैं आपको बता दूं, ये स्थापित किया जाएगा आपके हैदराबाद में। ठीक है, यानी विमान क्षेत्र का, विमान यातायात सेवा का अगर पहला अनुसंधान केंद्र की मैं बात करूं तो ये आपका हैदराबाद में खोला जाएगा। इसके लिए 354 करोड़ का आवंटन हुआ है, और ये 20 एकड़ में बना हुआ है आपका। मई 2022 में चालू भी हो जाएगा ये अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो कहां पे है आपका ये स्थापित? हैदराबाद में, याद रख लोगे इसको। ठीक है ना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे, बिजली मंत्रालय भारत में एयर कंडीशनर के लिए किस तापमान को डिफॉल्ट सेटिंग हेतु ध्यान में रख रहा है? भाई जो बिजली मंत्रालय है वो हमारे भारत सरकार में जो एयर कंडीशनर वगैरह की जो टेम्परेचर, जो डिफॉल्ट टेम्परेचर सेटिंग होती है, वो कितने डिग्री सेल्सियस को ध्यान में रख रहा है? ठीक है, तो ये है आपका 24 डिग्री सेल्सियस। ये है क्या, आप ध्यान से समझिएगा। तो वो डिफॉल्ट
सेटिंग क्या होती है, डिफॉल्ट टेम्परेचर सेटिंग क्या होती है आपकी, मतलब जैसे आपने एसी को, भाई जो एयर कंडीशनर है आपका, उसने आपने उसको चालू किया, तो चालू करते ही उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, जैसे हमारे कमरे का तापमान कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस कमरे का तापमान। ठीक वैसे ही जब आप एयर कंडीशनर को चालू करोगे, भाई कोई भी व्यवसायिक, चाहे वो खरीदे जाने वाले हो, बेचे जाने वाले हो, कोई भी एयर कंडीशनर हो, चाहे वो 1 स्टार रेटिंग का हो, 5 स्टार रेटिंग का, कोई भी हो भाई, उसके लिए 1 जनवरी 2020 से सुनिश्चित कर दिया गया है, और उनसे ही बोला कि आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा 1 जनवरी 2020 से कि इसका जो डिफॉल्ट टेम्परेचर सेटिंग है एयर कंडीशनर की, वो 24 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। मतलब जैसे ही आपने रूम में एयर कंडीशनर को चालू किया, तो उसका जो स्टार्ट वाला टेम्परेचर होता है, चालू करते से जो टेम्परेचर है, कहां से स्टार्ट होगा, वो 24 डिग्री सेल्सियस, मतलब नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है, हमारा जो कमरे का तापमान होता है, उतने से चालू होना चाहिए, आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा, कोई भी ब्रांडेड क्यों नहीं हो, आपको सुनिश्चित करना होगा 1 जनवरी 2020 से कि जो एयर कंडीशनर है आपका, उसका जो डिफॉल्ट सेटिंग है, जो टेम्परेचर है आपका, वो कितना होना चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस। यानी बंद है अभी, आपने जैसे ही स्विच ऑन किया, जैसे ही चालू किया, तो कितने टेम्परेचर से स्टार्ट होनी चाहिए, 24 डिग्री सेल्सियस से। आ गया समझ में? उम्मीद है भाई आ गया होगा ये समझ में। ठीक है, तो वो कितना डिग्री सेल्सियस रखा है आपका, 24। चले अगला क्वेश्चन देखिएगा। मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहां स्थित है, देवरी घड़ियाल, ये बता दूं भाई मैं आपको, ये है आपका मुरैना, मुरैना चंबल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मुरैना। ये जो देवरी घड़ियाल एयरिंग सेंटर है भाई, मतलब ये जो आपका चंबल अभ्यारण्य है, इसमें चंबल से लाए गए घड़ियालों के अंडों से निकले बच्चों को पाला जाता है। यानी जो घड़ियाल के अंडे लाए गए आपके चंबल से, जो लाए गए हैं, उनमें से जो बच्चे निकले हैं घड़ियालों को, उनको पाला जाता है इस अभ्यारण्य में। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश में पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र है भाई, काफी पर्यटक यहां पे जाते हैं देखने के लिए। ठीक है, तो कहां पे आपका, मुरैना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस अन्य भारतीय को भारत वटवानी के साथ 2018 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ये तो आप सभी जानते हो भाई, 2018 में जो रेमन मैग्सेसे मिला है भारत वटवानी के साथ, ये आपके सोनम वांगचुक, ये आपके भारतीय इंजीनियर और शिक्षा सुधारक भी हैं आपके। अच्छा, आपने पिक्चर देखा होगा 3 इडियट, तो आप सभी ने पिक्चर देखा ही होगा, उसमें जो वो फुंगसु वांगडुक है, ठीक है, आपने सुना होगा ना नाम, जो फुंगसु वांगडुक है, वो है आपके ये वांगचुक, वही है भाई ये आपके। जो लास्ट में आपने देखा होगा आमिर खान जी को लद्दाख में शिक्षण प्रशिक्षण देते हुए बच्चों को, ठीक है, तो ये सेम सेम क्या भाई, इन्हीं पे बना हुआ है वो, सेम क्या भाई, इन्हीं पे बनी हुई है पूरी मूवी आपकी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके सोनम वांगचुक है, वही आपके इंजीनियर हैं, ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच से। तो बिल्कुल आप ध्यान रखोगे इनको। 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सोनम वांगचुक को। आगे समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे ध्यान से। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? ये है आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। ये ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं।
इन्होंने जो 2000 में सिडनी में हुआ था जो ओलंपिक, वहां 69 किलोग्राम के वेट लिफ्टिंग में, भाई ये जो वेट लिफ्टिंग आपने देखा होगा, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत के हमारे भारत का नाम रोशन किया था। ठीक है, तो ये पहली महिला है, पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। कितने ग्राम कैटेगरी में? 69 किलोग्राम की जो वेट लिफ्टिंग कैटेगरी थी उसमें। बिल्कुल आप याद रखोगे कर्णम मल्लेश्वरी जी को, ठीक है ना। और इनको 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था, जो हमारे देश का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार जो है, सर्वोच्च सम्मान जो है खेल का, वो भी दिया है। 1999 में पद्मश्री से भी सम्मानित है ये, ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी जी, तो याद रखोगे इनको। अगला देखोगे 6 नंबर का, मध्य प्रदेश में विदिशा क्षेत्र का नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पे रखा गया? जो विदिशा क्षेत्र है उसका नाम किस प्रसिद्ध सम्राट की पत्नी के नाम पे रखा गया? सभी को पता है भाई, कौन से सम्राट? सम्राट अशोक। इनकी जो पत्नी है देवी वैदिश महादेवी, जो आपकी शाक्य कुमारी है, ठीक है, शाक्य वंश की जो है आपकी, ठीक है, देविश महादेवी नाम है उनका, सम्राट अशोक की पत्नी का, देविश महादेवी। तो उसे, सॉरी वैदिश, मैं देविश बोल रहा हूं, सॉरी, ठीक है, वो वैदिश है। और उन्हीं के नाम पे, उन्हीं वैदिश के नाम पे उस जगह का नाम क्या? विदिशा क्षेत्र पड़ा है, ठीक है। तो वो किनकी पत्नी थी भाई? आपकी सम्राट अशोक की। आगे समझ में, तो आप ये याद रखोगे सम्राट अशोक का। अगला 7 नंबर का क्वेश्चन देखेगा, विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ किस भगवान को समर्पित है? जो विदिशा में हेलियोडोरस जो आपका गरुड़ स्तंभ है, वहां पे विष्णु मंदिर बना हुआ था, और विष्णु मंदिर के जस्ट सामने हेलियोडोरस स्तंभ स्थापित किया गया था। किसकी स्मृति में, किस भगवान के लिए भाई? आपका विष्णु भगवान। वहां पे विष्णु मंदिर भी आप ये याद रखोगे भाई। और उसी विष्णु मंदिर के जस्ट सामने गरुड़ स्तंभ स्थापित करवाया गया था, ठीक है। तो वो किस भगवान को समर्पित है? आपके भगवान विष्णु जी को समर्पित है। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, जो आपका हेलियोडोरस स्तंभ है, जो गरुड़ स्तंभ है आपका, वो किस भगवान को समर्पित है? तो वो आ जाना चाहिए आपका यहाँ पे, कौन सा? विष्णु भगवान, ठीक है ना भाई। तो बिल्कुल आप इसको, इनको याद रखोगे। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं का तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन खालिस्तान के द्वारा किया जाता है। जो आपकी जितनी भी नदी घाटी परियोजनाएं वगैरह हैं, जो बहुउद्देशीय योजनाएं जो हैं जल से संबंधित, उनकी आर्थिक वगैरह, तकनीकी वगैरह का जो मूल्यांकन है वो किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बता दूं, ये है आपका केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय जल आयोग। केंद्रीय जल आयोग के द्वारा सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, बहुउद्देशीय परियोजनाएं वगैरह जो हैं, इनका आर्थिक, इनका तकनीकी जो मूल्यांकन वगैरह होता है वो केंद्रीय जल आयोग के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो याद रखोगे इतने क्वेश्चन आपके, आगे समझ में। चलिए आगे क्वेश्चन देखोगे, अगला 9 नंबर का, ये आपका किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा का उल्लेख किया गया है? किस अनुसूची में? हमारा जो संविधान है उसकी किस अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो वो जो अनुसूची है कौन सी भाई? आपकी 8वीं अनुसूची। बिल्कुल आप इसको याद रखोगे। संविधान में टोटल 12 अनुसूची हैं, जिनमें से जो अनुसूची नंबर 8वीं है, इसमें मान्यता प्राप्त टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त जो भाषाएं आपकी, कितनी? टोटल 22 भाषाएं, ठीक है, उनका उल्लेख किया गया है, उनका वर्णन किया गया है। कौन सी अनुसूची में? आपकी 8वीं अनुसूची में,
चलिए आगे याद रखोगे आप इतना। अगला क्वेश्चन देखिए, मई 2018 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान की स्थापना किस शहर में की? तो ये तो भाई आपको आंख बंद करके याद होना चाहिए, भोपाल। मैं आपको पहले दिन से ही चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि भाई आप संस्थान रट लो, संस्थान रट लो। संस्थान समारोह से क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आएगा, देखना आपको। फिर बाद में ये बोलो काश पढ़ लेते यार, एक बार देख लेते, एक निगाह देख लेते यार। हर सेट में देखो आपको समारोह संस्थान तो मिल ही जाएगा, डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन भाई आता ही है। अब ये पूछ लिया, देख लो आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये क्या है आपका भाई? भोपाल। तो संस्थान भाई आपको पढ़ना है, करंट अफेयर में पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए 11वें नंबर का देखिए, मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता में सुधार के लिए भारत सरकार ने खालिस्तान के साथ $375 है भाई ये, ठीक है, $375 ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यानी हमारे मध्य प्रदेश में सिंचाई क्षमता के सुधार के लिए भारत सरकार ने किसके साथ $375 जो आपका डॉलर है ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो यह आपका एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। आप याद रखोगे एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इसको बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला देखिएगा 12वें नंबर का, 2016 में मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन से विभाग को बनाने वाला भारतीय राज्य बना? 2016 में कौन सा विभाग ऐसा बना है जिसको बनाने के बाद मध्य प्रदेश भारतीय राज्य बना उस विभाग के लिए? हालांकि दूसरी जगह भी है, लेकिन मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा विभाग को बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बना है? तो यह आपका आनंद विभाग। याद रखोगे भाई इसको आप, आनंद विभाग को। मध्य प्रदेश 2016 में आनंद विभाग बनाने वाला देश का पहला भारतीय राज्य बन गया है। कौन से विभाग को बनाने वाला? आनंद विभाग को। तो आनंद विभाग के बारे में, अच्छा ये क्वेश्चन पहले भी आपका आ चुका है आनंद पे से, जो आनंद विभाग है इस पे एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका, ठीक है, शायद दूसरे सेट में था वे। चलिए आगे देखिएगा, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन और सतना के अलावा निम्नलिखित शहरों में से किसमें मध्य प्रदेश में एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र के माध्यम से निगरानी की जाती है? तो इन सभी के अलावा आपका सागर भी ऐसा जिला है, ये बिल्कुल आप याद रखोगे, जहां एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र के माध्यम से निगरानी रखी जाती है, ठीक है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर है आपका, सतना है आपका, ग्वालियर है, और इसके अलावा उज्जैन है आपका, और इसके अलावा आपका सागर जिला, ठीक है ना भाई, इसको आप बिल्कुल याद रखोगे। 14वें नंबर का क्वेश्चन देखिए, संविधान का खालिस्तान अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो संविधान का अनुच्छेद नंबर 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारे हर राज्य में एक राज्यपाल होता है और इसकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद नंबर 155 के अंतर्गत कौन करता है भाई? आपका राष्ट्रपति करता है। 5 वर्षों के लिए इसकी नियुक्ति होती है, लेकिन जरूरी नहीं है 5 वर्ष ही रहेगा ये, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। मतलब नियुक्ति राष्ट्रपति ने की और उसका दिमाग खराब हुआ तो कभी भी हटा भी सकता है। राष्ट्रपति अगर नियुक्त कर सकता है तो हटा भी सकता है, इसलिए बोलते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है राज्यपाल, ठीक है ना भाई। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद नंबर 155, ठीक है। चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में उस स्थान का नाम बताइए जहां युद्ध स्मारक, शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया गया। ये लो आपके नरेंद्र मोदी जी आए थे यहाँ पे, आपके प्रधानमंत्री, तो आपको पता होना ही चाहिए शौर्य स्मारक कहाँ पे बनाया हुआ है? आपका भोपाल जिले में।
हमारे मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। ठीक है ना, तो आप ये याद रखोगे इतना। ठीक है, चलिए 16वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। उस भारतीय खिलाड़ी का नाम बताइए जिन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये तो आपको पता ही होगा भाई, 2014 में ऐसे भारतीय खिलाड़ी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो ये कौन है भाई? आपके सचिन तेंदुलकर। इनको क्रिकेट के भगवान कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर जी को। ठीक है, और इनके अलावा एक और आपके जो वैज्ञानिक CN राव हैं, इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2014 में। ठीक है, तो 2014 में ऐसे भारतीय खिलाड़ी का नाम बताना जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वो कौन थे? आपके सचिन तेंदुलकर। रख लोगे याद। चलिए आगे देखोगे, भोपाल में किस मस्जिद को मस्जिद के ताज के रूप में जाना जाता है? भोपाल में एक ऐसी मस्जिद है भाई जिसको मस्जिद की ताज के नाम से जाना जाता है, और भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है ये मस्जिद है आपकी ताज उल मस्जिद। ताज उल मस्जिद, मस्जिदों की ताज कहा जाता है इनको। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है आपकी ताज उल मस्जिद भोपाल। हर साल यहाँ पे इज्तिमा भी लगता है भाई, इज्तिमा भी यहाँ पे लगता है, आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है ये। एक लास्ट क्वेश्चन देख लो आप। जुलाई 2018 में अंजलि इला मेनन, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका सेट नंबर 1 या सेट नंबर 2 में, मैंने आपको बताया हूं। 2018 में अंजलि इला मेनन को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दृश्य कला के लिए कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अंजलि मेनन जी जो हैं, इनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था 2018 में, अंजलि इला मेनन जी को। ठीक है, तो बिल्कुल आप याद रखोगे। तो भाई इस प्रकार से आपका शिफ्ट नंबर 2 का आपका पेपर था, जो दोपहर 2 बजे हुआ था भाई आपका। 1 अक्टूबर 2018 का ये पेपर है आपका। तो ध्यान रखिएगा भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखो आप खुद कहां से मिलेगा? आपको मध्य प्रदेश से ही मिलेगा भाई, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपका। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश और करंट अफेयर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, पुरस्कार वगैरह सम्मान वगैरह से क्वेश्चन बनते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन बनते हैं, मध्य प्रदेश से क्वेश्चन बनते हैं। तो जितनी जल्दी हो सके इन चीजों पे भाई ज्यादा फोकस करिए आप। ठीक है ना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए भाई, और अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जब हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन को प्रेस करिए आप। ठीक है ना भाई। चलिए अगली वीडियो तक भाई, धन्यवाद।